हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अमेरिका ने रूस की किन दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? ए. रॉसनेफ्ट और ल्यूकॉल, बी. गज़प्रोम और रॉसनेफ्ट, सी. ल्यूकॉल और नोवाटेक, डी. तातनेफ्ट और गज़प्रोम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉसनेफ्ट और ल्यूकॉल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर भारत रूस से तेल की खरीद धीरे धीरे कम करेगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने यह बड़ा दावा किया है। मुख्य बातें। अमेरिका का दावा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर रूस से तेल आयात घटाएगा। प्रतिबंधों का संदर्भ। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस के राजस्व को कम करने के उद्देश्य से उसकी दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर नए और प्रभावशाली प्रतिबंध लगाए हैं। अन्य देश। व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई है कि भारत अंततः रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और यह भी बताया कि चीन भी अपनी खरीद कम कर रहा है। भारत का रुख। हालांकि भारत ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। भारत लगातार कहता रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराने के आधार पर अपनी ऊर्जा नीति तय करता है। तनाव का कारण। अमेरिका का मानना है कि रूस से तेल खरीद के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया है, जिसके चलते राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क टैरिफ भी लगाया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. कनाडा, सी. न्यूजीलैंड, डी. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इस संबंध में नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड ने एक विधेयक पेश किया है। विधेयक का लक्ष्य किशोरों के बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों जैसे डिप्रेशन और चिंता और ऑनलाइन खतरों जैसे साइबर बुलिंग को कम करना है। अनिवार्य आयु सत्यापन। अगर यह विधेयक पारित होता है, तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर नए यूजर्स का रजिस्ट्रेशन करने से पहले उनकी आयु सत्यापन एज वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। वैश्विक पहल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कड़े कानून बनाए हैं। विरोध। नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि अनिवार्य आयु सत्यापन से यूजर्स की निजता प्रिवेसी खतरे में पड़ सकती है और तकनीकी रूप से सक्षम बच्चे इसका तोड़ ढूंढ लेंगे। सरकार का मानना है कि युवा दिमागों को अनियंत्रित डिजिटल वातावरण के गंभीर खतरों से बचाना आवश्यक है। इस विधेयक से डिजिटल सुरक्षा और निजता के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल किस संस्था द्वारा चलाया गया है? ए. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, बी. प्रवर्तन निदेशालय एडी, सी. राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई, डी. सीमा शुल्क विभाग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई होगा। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरआई ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर चीनी पटाखों की एक बड़ी तस्करी को विफल कर दिया है। जब्त किए गए इन पटाखों का मूल्य 5 करोड़ 1 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत की गई इस कार्रवाई में डीआरआई अधिकारियों ने उन कंटेनरों को रोका जिनमें कुल 83,520 चीनी पटाखे अवैध तरीके से छिपाकर लाए गए थे। तस्करों ने पटाखों को छिपाने के लिए उन्हें धोखे से इंजीनियरिंग सामान बताया था। इस मामले में डीआरआई ने तस्करी के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि भारत में पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का अवैध आयात न केवल विदेशी व्यापार और सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करता है,
बल्कि इन अत्यधिक ज्वलनशील पटाखों के कारण सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। DRI ने स्पष्ट किया है कि वह तस्करी और अवैध कारोबार से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा बना है, जिसकी औपचारिक घोषणा 1 नवंबर को की जाएगी? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल होगा। केरल 1 नवंबर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। राज्य को औपचारिक रूप से देश का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। इस उपलब्धि के साथ केरल विश्व का दूसरा ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जिसने अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया है। स्थानीय स्वशासन मंत्री एम. बी. राजेश ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि 2021 में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने अत्यधिक गरीबी समाप्ति को अपना प्राथमिक मिशन बनाया था। लक्ष्य मिशन के तहत एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 64,006 परिवारों की पहचान अत्यधिक गरीब के रूप में की गई थी। रणनीति गरीबी का निर्धारण खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास जैसे प्रमुख संकेतकों पर किया गया। इसके बाद प्रत्येक परिवार के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया। परिणाम मंत्री ने बताया कि अंततः 59,277 परिवारों को इस योजना का लाभार्थी बनाया गया है। रिकॉर्ड नीति आयोग के अनुसार 2021 में केरल की गरीबी दर देश में सबसे कम मात्र 0.7% थी। केरल का ये कदम सामाजिक विकास और समावेशी शासन का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 1 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? ए. राजस्थान, बी. उत्तराखंड, सी. पंजाब, डी. मणिपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला ऐसा शहर कौन बना है जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (RTFF) और SDSS को लागू किया है? ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई होगा। शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (RTFF) और SDSS को लागू किया है। यह उन्नत तकनीकी प्रणाली, जो अक्टूबर 2025 से कार्यरत है, शहर की बाढ़ पूर्वानुमान, प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को नई ऊंचाई पर ले गई है। ये पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चेन्नई अक्सर मॉनसून की शहरी बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये सिस्टम स्वचालित वर्षा गेज, मौसम स्टेशन और जल स्तर रिकॉर्डर जैसे उपकरणों से रियल टाइम डेटा एकत्र करता है। ये प्रणाली अड्यार, कूम, कोसिस्थलैयार और कोवलम नदी उपबेसिनों सहित 4,974 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लागू की गई ये परियोजना चेन्नई को भारत में जलवायु सहनशील शहरों की अग्रणी श्रेणी में लाती है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी (चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. सुंदर पिचाई, बी. कार्तिक नारायण, सी. अर्जुन राव, डी. सत्य नडेला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्तिक नारायण होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में WIPO सलाहकार बोर्ड WIPO एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. न्यायमूर्ति हिमा कोहली, बी. न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, सी. न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह, डी. न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत को एंटी डोपिंग पर COP10 ब्यूरो का पुनः किस पद के लिए चुना गया है? ए. अध्यक्ष, बी. महासचिव, सी. उपाध्यक्ष, डी. सदस्य। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष होगा। भारत को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के तहत COP10 ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। ये घोषणा अक्टूबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित 10वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP10 सत्र के दौरान की गई।
भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र ग्रुप इव से 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। यह उपलब्धि स्वच्छ खेलों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। उपाध्यक्ष के रूप में भारत अब वैश्विक एंटी डोपिंग नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। COP10 में भारत ने वैल्यूज एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट VETS नामक एक शिक्षा आधारित पहल को भी बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं में नैतिकता और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना है। भारत का ये पुनर्निर्वाचन वैश्विक खेल प्रशासन में उसकी बढ़ती साख और स्वच्छ खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसने FIDA वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है? A. नरेंद्र मोदी, B. अमित शाह, C. भजनलाल शर्मा, D. डॉक्टर प्रमोद सावंत। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. डॉक्टर प्रमोद सावंत होगा। भारत 23 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर शतरंज के सबसे बड़े टूर्नामेंट FIDA वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने मंगलवार को इसका आधिकारिक लोगो और थीम सॉन्ग लॉन्च किया। आयोजन स्थल और अवधि: ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित होगी। इनामी राशि और खिलाड़ी: दुनिया भर के 82 देशों से 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 17.58 करोड़ रुपए की भारी इनामी राशि के लिए मुकाबला करेंगे। थीम सॉन्ग: वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग इट्स यू मूव है, जिसे मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने अपनी आवाज दी है। महत्व: 23 साल बाद यह वर्ल्ड कप एक बार फिर भारत में हो रहा है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि पिछली बार 2002 में हैदराबाद में आयोजित वर्ल्ड कप में विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट के टॉप 3 खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी विश्वजीत मोरे ने कौन सा पदक जीता? A. स्वर्ण, B. रजत, C. कांस्य, D. इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? A. राजस्थान, B. उत्तर प्रदेश, C. गुजरात, D. ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. गुजरात होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।